हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ द्वितीय की वस्त्र विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपनी कक्षा को अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वस्त्र निर्माण या फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की आज हम बात करेंगे। वस्त्र निर्माण के लिए हमने रेशे कैसे बनते हैं, रेशों से धागे कैसे बनते हैं, और अब बात आ गई कि धागों से वस्त्र किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर हम इसकी पे नज़र डालें इतिहास पे कि कैसे सबसे पहले वस्त्र का निर्माण हुआ, तो पता चलता है कि ऐसा लगता है कि मानव सभ्यता जब से विकसित हुई तो मानव ने हर चीज़ में, आपने देखा होगा, हर चीज़ के आविष्कार को कहीं ना कहीं प्रकृति से ही प्रेरित होकर किया है। तो प्रकृति में मानव ने लताओं से, नाजुक नाजुक टहनियों से को आपस में फंसाते हुए चिड़िया के घोंसलों को जैसे बनाते हुए देखा होगा। तभी उन्हें लगा कि कुछ लचीली वस्तुओं को अगर आपस में गूंथ दिया जाए और उनको आपस में किसी तरह से आगे ऊपर नीचे करके किसी तरह से फंसा लिया जाए तो उससे एक सतह प्राप्त हो सकती है, किसी प्रकार का एक सतह प्राप्त हो सकती है। तो पहले मानव ने क्या बनाया? टोकरियाँ बनाई, चटाई जैसी बनाने के, अपने बैठने के लिए पुरानी सूखी पत्तियों को आपस में इंटरलेस करके बनाया, और धीरे धीरे अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए प्रकृति में जो व्याप्त कोमल, लचीले और मजबूत रेशों को खोजा और फिर उन्हें बटकर वस्त्र का निर्माण करना शुरू किया। तो वस्त्र के निर्माण की जिन विधियों का जो उपयोग किया जाता है, आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि इसमें जो विधियां हैं, अभी मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि पहले रेशे, फिर रेशों से सूत या धागे, और फिर धागों से वस्त्र। लेकिन आज के ज़माने में जब इतनी तकनीकों का मानव की बहुत तेज़ बुद्धि है, तो अभी हम बिना रेशों का भी वस्त्र यूज़ कर रहे हैं, बिना रेशों का, और रेशों से भी वस्त्र निर्माण कर रहे हैं, और फिर सूत से भी वस्त्र निर्माण करते हैं। तो क्या होते हैं बिना रेशों के वस्त्र और रेशों से कौन से होते हैं, इसको हम एक एक करके अपने आगे अभी पढ़ेंगे। वस्त्र निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, बिना रेशों के उपयोग के वस्त्र निर्माण। अब बिना रेशों के उपयोग के वस्त्र निर्माण में हम किसे साथ में लेते हैं? इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत आ रहा है कागज़। कागज़ वस्त्र के निर्माण की, कागज़ से वस्त्र का निर्माण का जो आरंभ है 1968 में ही हो गया था। हालांकि कागज़ वस्त्र निर्माण का रेशा तो नहीं है, परंतु फिर भी इसका प्रयोग वस्त्र के समान ही किया जाता है। और आजकल अगर हम देखेंगे, डिस्पोजेबल शब्द आपने सुना होगा। शादियों में, भोज पर हम इस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं जिनको कि खाने के बाद फेंक दिया जाता है। तो जो, और ये सिर्फ हम खाने में ही नहीं, मेडिकल साइंस में डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं। मतलब हर एक फील्ड में ही हम कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो है उनको एक बार यूज़ करके फेंक दिया जाता है। वो जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं, बिना रेशे के वस्त्र की कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों ने नैपकिन का जो उपयोग देखा है, कागज़ के जो नैपकिन होते हैं, आपने देखा होगा, हम जो फेक नैपकिन यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? कपड़े जैसी हमको फीलिंग आती है, लगता है जैसे कि वो कपड़ा ही है, और फिर हम उससे फेंक देते हैं। टिश्यू पेपर्स होते हैं कि वस्त्र की कैटेगरी में हम इनको डाल देते हैं। फिर बात करते हैं प्लास्टिक फिल्म की।
क्या है। इसको प्लास्टिक फिल्म या अन्य शीट बनाने के लिए प्लास्टिक या विस्कॉस घोल क्या है ये अब आप अच्छी तरह से जानते हैं। विस्कॉस घोल को स्पिनरेट से ना निकाल करके सीधे एक चपटी चौड़ी चादर के रूप में अगर हम निकाल दें, हम मैनमेड फाइबर के लिए और कृत्रिम रेशों के लिए क्या करते थे, इस घोल को स्पिनरेट के माध्यम से लंबा निकालते थे। यदि हम वो नहीं करें और सीधा उसकी परत बना दें, एक चादर के रूप में उनको बिछा दें, एक शीट बना लें, तो वह वस्त्र महीन वजन का हल्का और पारदर्शी वस्त्र हो जाता है। इसके कई उपयोग होते हैं, बहुत सारी इससे उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। इनको कई बार इनके ऊपर कई डिज़ाइंस भी डाल दी जाती हैं। डिज़ाइन से इनको प्रयुक्त करके वस्त्र को रंगीन बना दिया जाता है। तो ये प्लास्टिक फिल्म का उपयोग है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये आप प्लास्टिक फिल्म का उपयोग आपको नज़र आ रहा है। ये आपको प्लास्टिक फिल्म का यहाँ पे इस तरह से उपयोग नज़र आ रहा है। फिर प्लास्टिक फिल्म, प्लास्टिक शीट, पॉलीयूरेथिन फोम, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं बिना रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण। अब पॉलीयूरेथिन जो फोम के निर्माण हेतु फोम को क्या कर तैयार जो घोल होता है उसमें हवा का प्रवेश कराया जाता है, जिससे उसका वॉल्यूम, उसका आयतन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। घोल में जब हम बहुत सारी हवा का प्रवेश करा देते हैं तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, लेकिन उसका वेट कम रह जाता है। और फोम के अंदर प्रवेश जब किया जाता है, यानी कि उसमें जब हवा का प्रवेश कर दिया जाता है तो वो एक अच्छे इंसुलेटर के रूप में भी कार्य कर सकता है। फोम की मोटाई, फोम के अंदर की हवा का रिक्त स्थान या अन्य जो नाप है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम बहुत मोटे, ज़्यादा अधिक मोटाई का फोम बना सकते हैं, कम मोटाई का फोम बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फोम दिखाई दे रहा है। हम अधिक मोटाई का, कम मोटाई का फोम बना करके और इसके विभिन्न कामों में इसको इस्तेमाल करते हैं। इनमें विभिन्न रंगों को भी भरकर डिज़ाइनों भी डाली जा सकती हैं। ये बहुत लचीला होता है, मजबूत होता है, आकर्षक होता है, स्पर्श में ये कोमल होता है। इसका सीधा कोई वस्त्र बनाने के लिए तो नहीं प्रयोग किया जाता, लेकिन ये है कि इसका प्रयोग हम वस्त्र के बीच में फिलिंग, भराई के रूप में, कुशन्स वगैरह की भलाई के रूप में भर देते हैं अंदर। और हम इसकी एक परत, कभी कभी दो वस्त्रों के बीच में एक इसकी परत लगा करके क्योंकि वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है, तो बेड कवर्स बनते हैं, ओढ़ने के भी उसमें यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से फोम का बहुत कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। टापा वस्त्र जो होता है, इसका निर्माण शहतूत के वृक्ष की छाल को गलाकर तथा कूटकर कई परतों वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, जिसका रंग हल्का पीला अथवा भूरा होता है। इसे विभिन्न डिज़ाइनों में प्रयुक्त कर सुंदर और आकर्षक रंगों से सजावट की जाती है। यह वस्त्र देखने में कागज़ जैसा ही लगता है। आज भी कई द्वीपों पर निवास करने वाली कुछ जनजातियाँ या जातियाँ इसका इस्तेमाल करती हैं। तो ये हैं हमारे वस्त्र जो बिना रेशों से तैयार हुए हैं। अब हम नज़र डालते हैं कि रेशों के उपयोग से कौन से वस्त्र कैसे तैयार होते हैं। अब रेशों का उपयोग जब मैं कह रही हूँ, ध्यान दीजिए, धागों का नहीं, रेशों का। रेशों के उपयोग से क्या बन जाता है? नमदा, जालीनुमा वस्त्र, बॉन्डेड
वस्त्र, यांत्रिक बॉन्डेड वाले वस्त्र, लेमिनेटेड वस्त्र, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमें प्राप्त होती हैं रेशे द्वारा वस्त्र निर्माण से। अब नमदा क्या होता है? नमदा जो है वो ऊन के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनको कि हम वस्त्र निर्माण में, कताई में इस्तेमाल नहीं कर पाते, और कुछ बहुत रुष्क, मैंने आपसे कहा था कई बार, कुछ भेड़ों के कुछ भागों से जो ऊन ज़्यादा कड़ा हो जाता है, बहुत रुष्क होता है और बहुत छोटा होता है, वो कताई करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे रेशे हमें प्राप्त होते हैं, इनको क्या करते हैं, आपस में उलझाकर खूब सारे ऐसे रेशों का एक संग इकट्ठा करके जोड़कर और ताप से प्रवाहित करते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर उसमें डाल देते हैं, ताप के साथ में बहुत किसी प्रकार से उसके ऊपर प्रेशर भी डाला जाता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप व दबाव डालकर उनको जमा दिया जाता है, और इस तरह से जो हमें रेशा प्राप्त होता है उसको नमदा, इसको नमदा या फेल्टिंग कहा जाता है। इससे ये विधि द्वारा ऊनी रेशे से कंबल बन जाते हैं, चटाइयाँ नीचे बिछाने के लिए वो भी बन जाती हैं। इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है वस्त्र मतलब पहनने वाले वस्त्र तो नहीं, लेकिन दूसरे तरह के वस्त्रों के इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी अनानास के जो पत्ते होते हैं उनके भी इस्तेमाल किया जाता है नमदा बनाने के लिए। नमदा बनाने की प्रक्रिया तो सेम ही है, छोटे छोटे रेशों को आपस में उलझाना है, अधिक ताप और दबाव उसके ऊपर देना है और फिर उसको जमा देना है। तो ऊनी रेशे क्योंकि वो खुरदरे होते हैं और उनमें शल्कें पाई जाती हैं, तो उनमें और ऊनी रेशों में जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का भी अच्छा गुण होता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और दबाव जब हमें डालते हैं तो ये जो शल्कें होती हैं इनकी या स्केल्स जो होती हैं, ये थोड़ी सी खुल करके और आपस में जुड़ जाती हैं, और इससे वो आप जुड़ के चिपक जाती हैं और फिर आसानी से वो अलग नहीं हो सकती हैं। तो हमें नमदा प्राप्त होता है। दूसरी जो चीज़ है इसमें है कि सुई द्वारा पंच करके एक जालीनुमा वस्त्र बनाना। इस विधि में क्या है कि रेशों को एक पर एक की तह बिछा दी जाती है, एक के ऊपर एक रेशों को डाल दिया जाता है और फिर उनके ऊपर एक चिपकने वाला पदार्थ लगाया जाता है, और फिर सुई की सहायता से पूरी तह की मोटाई पर पंच कर दिया जाता है। पंचिंग, आपने देखो एक पंचिंग मशीन होती है जो ऊपर से लेके नीचे तक की परत पर कोई चीज़ को घुसा देना। इसमें प्रयुक्त होने वाली जो सुई है वो दोनों दिशाओं में उसमें हुक होता है। जो सुई हम यूज़ करते हैं दोनों तरफ हुक होता है, तो जब हम ऊपर की सतह से नीचे की सतह पे जाते हैं तो कुछ रेशे नीचे की तरफ चले जाते हैं, और जब नीचे की सतह से ऊपर आते हैं तो उस हुक में फंस के कुछ रेशे ऊपर आ जाते हैं। जब सुई अंदर की सतह तक चुभाई जाती है तो ऊपर की सतह के रेशे नीचे चले जाते हैं, तथा सुई जब वापस ऊपर आती है तो नीचे की ओर के जो रेशे हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इस विधि से लगभग सभी रेशे को बनाया जाना संभव है, लेकिन बस कपास के रेशों को से इस तरह की विधि को कर पाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमें ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं ये सुई द्वारा जो जालीनुमा वस्त्र सुई के पंच करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि बॉन्डेड बिना बुना वस्त्र क्या होता है। बॉन्डेड नॉन वोवन बॉन्डेड फैब्रिक, इस विधि में भी वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है। इस विधि में वस्त्र निर्माण में रेशों को चपटा करके एक चादर के रूप में बिछा दिया जाता है। इसमें रेशे को आपस में चिपकाने वाले पदार्थ जैसे एडहेसिव जो मटेरियल जिन्हें कहते हैं उनकी सहायता से जोड़ दिया जाता है, और ताप सुनम्य रेशे
का जो अगर हम इस्तेमाल किया जाता है ताप सुनमी यानी कि थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स के लिए, क्या एक उपयुक्त नमी वाला वातावरण, उपयुक्त टेम्परेचर, उपयुक्त दबाव से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। जब एक पर्टिकुलर लेवल पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और दबाव दिया जाता है तो ये जो रेशे हैं ये आपस में सट कर चिपक जाते हैं। रेशों की गुणात्मकता जो है वो रेशों की बिछाने की कला, आपने कितने अच्छी तरह से रेशों को बिछाया है, किन रेशों का इस्तेमाल किया गया है, उनको चिपकाने के लिए किन किन पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, इन चीज़ों पे उसके रेशे की गुणात्मकता डिपेंड करती है। ताप सुनम्य रेशे से जो एक नए प्रकार के बॉन्डेड वस्त्र जिसे स्पन बॉन्ड कहते हैं, इसका निर्माण किया जाता है। स्पन बॉन्डेड रेशे आते हैं। और अगर हम कॉटन ले लें, एस्बेस्टॉस, नायलॉन, एक्रिलिक, ग्लास फाइबर, ऊन, इनका उपयोग बॉन्डेड वस्त्र बनाने के लिए अक्सर किया जाता है। रेयॉन का जो उपयोग है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बॉन्डेड बिना बुना वस्त्र बनाने के लिए। चिपकाने के लिए इसमें हम स्टार्च, ताप सुनम्य पाउडर, अन्य कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यांत्रिक बॉन्डिंग जो है सॉरी बॉन्ड वस्त्र बनाने की जो यांत्रिक विधि है वो बिल्कुल नई है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। इसमें भी हम वस्त्र को 3 मशीनों का प्रयोग होता है। इसमें मॉलीवॉट मशीन, मॉलीपॉल मशीन और मॉलीमो मशीन। तो इन लोगों का इस्तेमाल करके मशीन से जो कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सब तरह की मशीनों में, इसमें डिटेल्स की अभी ज़रूरत नहीं है। लेमिनेटेड वस्त्र की बात करते हैं। ये जो वस्त्र हैं इनका निर्माण से में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वस्त्रों को तह को एक दूसरे से चिपका दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक वस्त्रों की तह को एक दूसरे से चिपका दिया जाता है। चिपकाने हेतु कोई एडहेसिव होना चाहिए। देखो, वस्त्रों को चिपकाने के लिए कोई एडहेसिव होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लेवल की नमी होनी चाहिए और ताप और दबाव का प्रयोग किया जाता है। कई बार जोड़ने हेतु इन्हें जलाया भी जाता है, जिससे रेशे पिघल कर, क्योंकि ताप सुनम्य रेशे तो जलने पे फ्लेम तो पकड़ते नहीं है, पिघल जाते हैं, वो पिघल कर आते हैं। लेमिनेटेड वस्त्र में एक तो क्विल्ट विधि होती है और वस्त्र को फोम से चिपकाया जाता है, ये भी एक विधि होती है, और वस्त्र से वस्त्र को चिपकाया जाता है। इस प्रकार से लेमिनेटेड विधि। अब आपको यहाँ पे लेमिनेटेड विधि से आप देख रहे हैं, ये हमें वस्त्र ही लगता है, ये लग रहे हैं एज इफ वस्त्र है, बट एक्चुअली ये वस्त्र तो है पर वस्त्र लेमिनेटेड है, यानी कि इसकी 2 लेयर्स हैं और एक लेयर पे प्लास्टिक सी कोई चीज़ चिपका दी गई है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? और ये देखिए, ये जालीनुमा वस्त्र है। इसका फ़ायदा ये होता है कि देखने में तो ये वस्त्र है, लेकिन इसकी हमको ईजी हो जाती है यूसेज। हम लोग ज़्यादातर ऐसी जगहों पर बैग है जो कि बार बार यूज़ होगा, गंदा हो जाएगा। ये जो तस्वीर है ये एक टेबल कवर की तस्वीर है। डाइनिंग टेबल पे हम जब कवर डालते हैं उसके ऊपर कई प्रकार की चीज़ें गिर जाती हैं, वो मैला हो जाता है, तो उसको पोंछ करके, क्लीन करके और फिर हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक रखते हैं तो देखने में अच्छा, अगर हम पॉलीथीन शीट यूज़ करें जैसे कि शुरू में हमने बताया था, तो वो सुंदर नहीं दिखती है। ये देखने में लगता है जैसे हमने बड़ा अच्छा कोई प्रिंटेड वस्त्र बिछाया हुआ है, परंतु वो लेमिनेटेड होता है, उसको साफ़ करना आसान होता है। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। तीसरी विधि जो होती है वो होती है सूत तथा धागे द्वारा वस्त्र को निर्मित करना। इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।